बुक्स फॉर एवर में खुशामदीद। नावल सितारा शाम जिसकी राइटर हैं आमना रियाज, उसकी ये छठी एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। मिसिस दानियाल का चेहरा समीना के जहन से चिपक के रह गया था। मावा के जाने के बाद वो कुछ देर उसके लिए फ़िक्रमंद होती रही। फिर ख्यालात का दरिया खुद ब खुद मिसिस दानियाल की तरफ बहने लगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उसको पहले कहीं देख चुकी हूँ। वो सोचती रही, उलझती रही, लाशौर में दबा हुआ एक चेहरा गुजरे वक्त की धुन के पीछे ना छुपता था ना वाज़ेह होता था, फ़कत उलझता था, मस्से में डालता था। शायद कोई बचपन की हमजोली या सहेली की सहेली, स्कूल की कोई लड़ाई या पुराने मोहल्ले की कोई पड़ोसन। गैर इरादी तौर पर वो एक एक करके सभी को सोचती चली गई, पर वो चेहरा जो उनकी याददाश्त में बाकी रह गया था। समीना ने मिसेस दानियाल के नकूश में उन चीज़ों को तलाश करना चाहा, लेकिन तभी दरवाज़ा एक झटके से खुलकर मावा अंदर दाखिल हुई। उसकी चाल में लंगड़ाहट थी और पैर से खून बहता देखकर वो धक से रह गई थी। ये क्या हुआ है मावा? वो बेसाख्ता अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ लपकी। मावा सोफे पर बैठ के वो सख्त झुंझलाई हुई थी। कुछ नहीं मम्मी, बस थोड़ी सी चोट लग गई। उसने पैर को घुटने पर रखा और ज़ख्म का जायज़ा लेने लगी। एड़ी के करीब तकरीबन आध इंच का कट लगा हुआ था। गो के ज़ख्म इतना गहरा नहीं था, मगर खून तेज़ी से बह रहा था। मम्मी प्लीज़, आप मुझे थोड़ी सी कॉटन या टिश्यू पेपर ला देंगी? समीना जल्दी से टिश्यू पेपर का डिब्बा उठा लाई। मावा ने कहीं टिश्यू ज़ख्म पर रख दिए। ज़ख्म तो बहुत गहरा है मावा, खून भी कितना बह रहा है। मैं डॉक्टर। परेशान मत हो मम्मी, ज़ख्म इतना गहरा नहीं है। एड़ी पर लगे ज़ख्म से तो खून ज़्यादा ही निकलता है। डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही बैंडेज कर लूँगी। जिद मत करो मावा, खून रुकेगा तो बैंडेज करोगी, और खून खुद ब खुद तो रुकने से रहा। समीना ने फिक्रमंदी से डपटा। पानी डालकर देखती हूँ। उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ी। वॉशरूम के कैबिनेट में एक एंटीसेप्टिक लिक्विड भी देखा था मैंने। अभी सब हो जाएगा, आप फिक्रमंद ना हो। सिर्फ समीना के ख्याल से वो खुद को लापरवाह जाहिर कर रही थी, जबकि सच तो ये था कि तकलीफ से जान निकल रही थी। लेकिन ये चोट लगी कैसे? बाहर कुछ कांच के टुकड़े पड़े हुए थे, मेरी नज़र ही नहीं पड़ी। बस लापरवाही में एक टुकड़ा पाँव में चुभ गया। उसने महारत से झूठ बोल दिया, क्योंकि सच उसे खासा महंगा पड़ता। समीना को तो पहले ही पाकिस्तान के हालात से शिकवा था। मावा के झगड़े का सुनकर उन्होंने और बौखला जाना था। मम्मी से तो मैंने झूठ बोल दिया, लेकिन वो लड़का दोबारा मेरे हाथ तो लगे, सर ना फाड़ दिया तो मेरा नाम मावा नहीं। वॉश बेसन का नल खोलते हुए वो दिल ही दिल में पेचो ताब खा रही थी। वलीद गहरी नींद सो रहा था। फिर किसी गैर मरई ताकत के ज़ेर असर उसकी नींद टूट गई। किसी खदशे के पेश नज़र उसने सरहाने के करीब रखा। सेलफोन उठाकर वक्त देखा और झटके से उठ बैठा। वो मुकर्ररा वक्त से 3.5 घंटे लेट हो चुका था। उसका दिल चाहा अपना सर पीट ले, लेकिन अपना सर पीटने से क्या फ़ायदा? बेहतर है उसका सर पीटा जाए, जिसने 12 बजे से पहले जगाने की जिम्मेदारी ली थी। अनु की बच्ची तू अब खैर नहीं। वो तनफन करता कमरे से निकला। इनिया का कमरा कौन सा 7 कोस पर था, बिल्कुल साथ ही तो था, नाइट बल्ब की रोशनी में डूबी हुई। लॉबी के फर्श पर इनिया के दरवाजे के नीचे से निकलती 2 दिया रोशनी की लकीर साकित पड़ी थी। वलीद ने दस्तक देने के लिए हाथ उठाया, फिर हैंडल घुमाकर कमरे में दाखिल हो गया। और ये देखकर उसके तन बदन में और भी आग लग गई कि वो मुकम्मल उड़े ख्वाबे खरगोश का मज़ा ले रही थी। वलीद ने आओ देखा नताओ बढ़कर इस जोर से उसकी पोनी टेल खींची कि बेचारी हल्की सी चीख मारकर उठ बैठी। क्या हो गया वलीद? एक तो सर में बुरी तरह दर्द हुआ, दूसरे कच्ची नींद में इस बुरी तरह जगाने पर दिल खौफनाक अंदाज में धड़क रहा था। क़यामत आ गई है, वो लड़ाका औरतों की तरह कमर पर हाथ रखकर बोला। इनिया के आवाज़ पूरी तरह बेदार ना हुए थे, सो वो बुरी तरह घबरा गई। क्या कह रहे हो वलीद? साथ ही इधर उधर देखकर उसकी बात की तस्दीक चाही। मेरा दिल चाह रहा तुम्हारा सर फाड़ दूँ। क्या कहा था तुमने? तुम सो जाओ वलीद, मैं तो सारी रात जाकर पढ़ रही होती हूँ। तुम्हें और दोनों को 12 बजने से पहले जगा दूंगी, फिर हम मम्मी डैडी को एनिवर्सरी विश करेंगे। उसने इनिया की नकल उतारते हुए कहा था। ज़रा क्लॉक पर नज़र डालिए मोहतरमा, आपकी इस नींद के चक्कर में हमारा सारा प्लान चौपट हो चुका है। सुबह के 3:30 बज चुके हैं। वो दान किचकिचा रहा था। उसने वॉल क्लॉक की तरफ देखा, फिर तासुफ और शर्मिंदगी से सर पर हाथ रखा। आई एम सॉरी वलीद, मैंने तो सिर्फ चंद मिनट के लिए आंख बंद की थी। क्या पता था इतना वक्त गुजर जाएगा। मैं तो इसीलिए बेड के बजाय सोफे पर लेटी थी और लाइट भी ऑफ नहीं की थी कि 12 बजे से पहले उठना है। मेरा सारा प्लान बिगाड़ दिया तुमने। वो सख्त खफा हो रहा था। नया दिन तो शुरू हो चुका है, लेकिन अभी रात है। चलो हम लोग अभी मम्मी डैडी को विश कर देते हैं। इनिया को एकदम ख्याल आया था, नहीं, जब नया दिन शुरू होने पर विश नहीं किया तो अब उनकी नींद ख़राब करने का क्या फ़ायदा? फिर फजर के लिए दोनों उठेंगे, उस टाइम विश कर दें। इनिया ने पूछा, लेकिन उसके इस आइडिया को भी वलीद ने फ़ौरन रद्द कर दिया। मैं अब जाग गया हूँ, फजर के वक्त मुझसे अब नहीं उठा जाएगा। जहाँ इतनी देर हुई वहाँ कुछ और सही। अब तो जो होगा ब्रेकफास्ट के टाइम पर होगा। फिर उसने उससे घूरा
और मेरी तौबा जो तुमको दोबारा कोई जिम्मेदारी सौंपी। इंसान खुद मुश्किल बर्दाश्त करे मगर तुमसे तवक्को न लगाए। अरे बाबा सॉरी बोल तो रही हूँ, मैं क्या करूँ तुम्हारी सॉरी को। सारा प्रोग्राम बिगाड़ दिया। उसका गुस्सा कम मनने में ना आ रहा था। इनिया भी बिगड़ गई। तो तुम भी तो मेरे बाल इतनी ज़ोर से खींचकर बदला ले चुके हो, अब तक सर दुख रहा है मेरा। गलती हुई, बाल खींचने की बजाय गर्दन दबा देना चाहिए थी। निकलो मेरे कमरे से, मैं कोई जानबूझकर थोड़ा सोई थी, आंख लगना थी सो लग गई। तुम क्या मेरा दिमाग चाट रहे हो? तुम्हें ऐसा एहसास जिम्मेदारी था तो अलार्म लगाकर सो जाते। गजब किया, तेरे वादे पर एतबार किया। वो पैर पटकता चला गया। इन्हें दरवाजे को घूरती रही, फिर सर तक कंबल तान कर सो गई। उसी सुबह दोनों इस झगड़े को भूल भाल कर शिरो शक्कर हुए बैठे थे। प्लान के मुताबिक उन तीनों ने बाकायदा गाकर मम्मी डैडी को विश करके सिर्फ चौंकाया नहीं था, बल्कि वो दोनों जैसे हक्का पक्का रह गए थे। उनके बच्चे उनके लिए खुश थे, वो गा रहे थे। उन्होंने हंगामा मचा रखा था। उन्होंने फूलों के साथ केक का भी इंतज़ाम कर रखा था और वो बाजिद थे कि मम्मी डैडी मिलकर अपनी एनिवर्सरी की खुशी में केक काटे। सरवत और दानियाल ने बेसाख्ता एक दूसरे की तरफ देखा। फिर दानियाल हसन ने नज़रें चुरा ली। 18 साल गुजर चुके। 18 साल कम नहीं होते किसी को समझने, किसी पर एतबार करने के लिए। फिर भी वो दोनों एक दूसरे से कितना दूर थे, कितना फासला था उन दोनों के दरमियान। दानियाल हसन को याद आया उन्हें सरवत से कितनी मोहब्बत थी। मोहब्बत है। दिल की खुशी चेहरे पर झलकने लगी। लब अपने आप मुस्कुरा दिए तो उन्होंने वली के हाथ से छुरी लेकर सरवत को मुखातिब किया। क्या हुआ जो आज से पहले हमने अपनी कोई वेडिंग एनिवर्सरी नहीं मनाई? अब बच्चे इतना इसरार कर ही रहे हैं तो केक काटने में कोई बुराई भी नहीं। सरवत की शक्ल अलग देखने वाली हो गई। जहन पर बड़ा जोर डालने के बाद भी याद नहीं आया आखिरी बार सरताज को मुस्कुराते कब देखा था। बहरहाल खुश थी। कुफर टूटा खुदा खुदा करके। उन्हें तो अव्वल रोज़ से मसाहलत का दामन थामे रहने की आदत पड़ी हुई थी। इस बार खुशी खुशी बढ़कर हाथ पर हाथ रखा। दोनों ने मिलकर केक काटा। बच्चों ने तालियां बजाई, खूब शोर मचाया। थैंक यू सो मच बच्चों, तुम लोगों ने सुबह सुबह बड़ा ज़बरदस्त सरप्राइज़ दिया। दानियाल हसन का मूड कुछ ज़्यादा ही खुशगवार हो चुका था। ये सारा प्लान वलीद का था डैडी, इनिया ने चमकते हुए कहा। यानी हम वलीद का शुक्रिया अदा करना चाहिए? सरवत मुस्कुरा कर बोली। मैंने तो आप लोगों को रात 12 बजे विश करने का सोचा था, लेकिन बुरा हो इन मोहतरमा की नींद का जिसने सारा प्लान बिगाड़ दिया। डैडी इन दोनों ने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। अभी जब मैं स्कूल के लिए तैयार हो रहा था तब बताया कि आप दोनों को विश करना है। ये दोनों मुझे अपने किसी प्लान में शामिल नहीं करते। वली का अलग ही शिकवा था। मैं छोटा हूँ ना, मुझे छोटा होने की सज़ा मिलती है। क्यों मोटे, पिकनिक के बारे में पहले नहीं बताया मैंने? पिकनिक रहने दो वलीद, आज रात का डिनर मेरी तरफ से होगा, वो भी तुम लोगों की पसंद के रेस्टोरेंट में। दानियाल हसन की बात पर तीनों ने फिर शोर मचा दिया। सरवत ने खुशगवार हैरत से दानियाल हसन को देखा। आज तो बार बार वो हैरान किए दे रहे थे। अगली बात पर तो वो बेचारी मारे ताज्जुब के बेहोश होते बचे। सरवत, मैं टाउनशिप की तरफ ही जा रहा हूँ। आपको अपनी किसी सहेली से मिलने जाना तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। मुझे खदीजा की तरफ उसकी सास की ताज़ियत के लिए जाना है, लेकिन आपका रास्ता तो मुख्तलिफ है। वो बोली। कोई बात नहीं, आपके लिए थोड़ा सा आउट ऑफ वे हो जाएंगे, बज़ाहिर लापरवाही से कहते हुए उन्होंने फिर अखबार उठा लिया। सरवत तो इस बार अपनी हैरानी भी नहीं छुपा सकी। अलबत्ता इनिया और वलीद ने अपनी बेसाख्ता उमड़ती मुस्कुराहटों को छुपाने के लिए सर झुका लिए थे। और इससे भी पहले वलीद इनिया को विक्ट्री का इशारा करना नहीं भूला था। वो दोनों अपने माँ बाप के दरमियान महसूस होती उस सर्द जंग को ख़त्म करने में कामयाब रहे थे, जो वाज़े ना होने के बावजूद बहरहाल अपना वजूद रखती थी। ग्राउंड की एक तरफ हार सिंगार के दरख्त की छाँव में वो तीनों उम्मे सुमामा को घेरे बैठी थी। 12 से 1 के दरमियानी वक्त में, चूँकि क्लासेस हो रही थी इसलिए ग्राउंड और रविश पर इक्का दुक्का लड़कियां ही दिखाई दे रही थी। उम्मे सुमामा ने नोटबुक खोलकर गोद में रखी हुई थी और तनवा की बाएं हथेली पर नज़रें गाड़े बैठी थी। हर चंद मिनट के बाद वो तनवा से कोई सवाल पूछकर नोटबुक में लिख लेती थी। साथ ही उसकी हथेली पर मुख्तलिफ एंगल से छोटी सी लकीर लगा देती थी। केमिस्ट्री में चूँकि उन तीनों की मालूमात बिल्कुल सिफर थी, इसलिए बिल्कुल खामोशी से उस सुमामा को उसका काम करते हुए देख रही थी। तनवा, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है? उस वक्त तक तनवा उतार चुकी थी। ना सिर्फ वो बल्कि निमरा और अबीरा भी बोर हो गई थी। हौला वला, किस कदर वाहियात सवाल है सुमामा, तुम्हें किसी ने बताया नहीं लड़कियों, खुसूसन खूबसूरत लड़कियों से उनकी तारीख़ पैदाइश नहीं पूछा करते? इसीलिए तो तुमसे पूछ रही हूँ। क्या मतलब? तनवा को सख्त सदमा पहुँचा। मैं खूबसूरत नहीं हूँ। माँ सदके, तुम्हारे हाथ की लकीरें देखकर ही मुझे अंदाज़ा हो गया था तुम कितनी हकीकत पसंद हो। अंदाज़ साफ मजाक उड़ाने वाला था। मैंने बताया नहीं, पूछा है। तनवा ने आंखें दिखाई। यार, मैं सच बोल के तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती, सुमामा ने लाचारी से कहा, लेकिन इस दरोग गोई पर मैं तुम्हारा सर ज़रूर तोड़ना चाहती हूँ।
उसने नोटबुक समामा के सर पर दे मारी थी। उफ, किस कदर बदतमीज़ हो तुम। समामा ने सर पकड़कर उसे घूरा। अपनी सीनियर पर तशद्दुद करने पर मैं तुम लोगों की शिकायत कर दूंगी, उसने धमकी दी। अबीर तुरंत बोली, और हम मिसिज खाकवानी का लेक्चर बंक करने पर तुम्हारी शिकायत कर देंगे। हाथ पे हाथ मार के वो तीनों हंसने लगे। याद है लेक्चर मैंने तुम लोगों की वजह से बंक किया है? याद रहे भाई, याद है, मगर अब कोई काम की बात बता भी दो। आधे घंटे से बैठी तन्मा का हाथ देख रही हूँ। तुम लोग अपनी बकबक बंद करो तो ही मैं कुछ बताऊँ, इस तरह तो मैं कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही। समामा ने कहा। हाँ तो तुम अपने अल्फाज वापस लो ना, अबीर ने कहा। अगर तन्वा खूबसूरत नहीं है तो हम जैसे तो फिर कबूल सूरत भी ना हुए। ओहो भाई, ये कोई झगड़े का पॉइंट है? तन्वा ने झीम कर कहा था। मैं तो मजाक कर रही थी, अब ऐसी हूर परी भी नहीं हूँ। कभी अपनी अम्मी और नानू जान की तस्वीरें लाकर दिखाऊंगी, तब पता चलेगा खूबसूरती क्या होती है। खैर खूबसूरत तो तुम भी बहुत हो, निम्रा ने कहा। यकीन आए तो जाकर अरूज से पूछ लो, यूँ ही तो तुम्हारी दीवानी हुई नहीं फिर रही। अरूज की राय को तो तुम लोग रहने ही दो, उम्मे समामा ने कहा। मैं ये नहीं कह रही कि तन्वा खूबसूरत नहीं है। कॉलेज में से चंद खूबसूरत लड़कियां मुंतखब की जाएं तो उनमें एक तन्वा भी होगी, लेकिन अरूज की राय बतौर तायद लेना बड़ी हमाकत है। वो जिस ज़हनी और इखलाकी मर्ज़ में मुब्तला है, उसकी राय कतई साहिब नहीं हो सकती। निम्रा का चेहरा लाल हो गया। अबीर जानती थी अरूज के बारे में कोई भी ऐसी बात जो डायरेक्ट उसकी मुखालफत के ज़ुमरे में आती हो, निम्रा को नागवार लगती थी कि बहरहाल वो अरूज की फ्रेंड्स में से थी। तभी अबीर ने मौजू बदल दिया। यार समामा, अरूज का जिक्र छोड़ो, तुम हमें तन्वा के मुस्तकबिल के बारे में कुछ बताओ। निम्रा ने भी खुद पर काबू पाया और इस बात में सर हिलाने लगी। समामा ने सरनौ तन्वा का हाथ सामने फैला लिया। चंद मिनट खामोशी से गुजरे। समामा ने कुछ और लकीरें तन्वा के हाथ पर लगा दी। तन्वा की हथेली पर बाल पॉइंट की आ रही तिरछी लकीरों का जाल सा बिछ गया था। मैं समझ गई हूँ, ये समामा हमें बेवकूफ़ बना रही है, निम्रा ने अचानक कहा। समामा तो समानम्मा, बाकी दोनों भी ताज्जुब से उसकी शक्ल देखने लगी। नहीं खैर, कुदरत के कामों में मैं दखल नहीं देती। तुमने अंदाज़ा कैसे लगाया? इसकी वजाहत करो। भाई सीधी सी बात है, तन्वा के हाथ का असर देखो। तुमने इतनी लकीरें लगा दी कि हथेली का असर रंग भी साफ नहीं दिखाई दे रहा। यकीनन अब तुम तन्वा से पूछोगे कि इसे साबुन कौन सा पसंद है। जब ये बता देगी तो तुम कहोगी जाओ अब इस साबुन से हाथ धो लो। है ना, यही बात है ना? शर्म करो समामा, इतनी सीनियर हो तुम हमसे और इतना पुराना लतीफ़ा दोहरा रही हो। मैंने कहा था ना, मैं कुदरत के कामों में दखल नहीं देती। समामा ने शक अमेज़ नज़रों से निम्रा को देखा था। मैं इतनी ज़ीरक निगाही से तन्वा के हाथ की लकीरों को पढ़ रही हूँ और तुम मुझे ताने दे रही हो। लकीरों तो पढ़ रही हो, मगर कुछ हमें भी तो बताओ। मुझे लगता है कॉलेज में तुम्हारी शोहरत बिला वजह फैल गई है। हमें कोई पॉमिस्ट्री वविस्ट्री नहीं आती। तुमने तो मुझे बिल्कुल ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। हालांकि तन्वा का हाथ देखते हुए मुझे पता चला इसे हाफ बॉयल एग बहुत पसंद है, समामा ने कहा था। तीनों का मुँह इस कदर दुरुस्त अंदाजे पर खुले का खुले रह गए। ये लकीरों में लिखा हुआ है? तन्वा ने हैरानी से पूछा। नहीं, नाखूनों में, क्योंकि तुम्हारे नाखूनों में अब तक अंडे की जर्दी लगी हुई है, उसने संजीदगी से कहा। निम्रा और अबीर का कहका बेसाख्ता था। तन्वा ने शर्मिंदा होकर हाथ खींच लिया। लतीफ़ों की किताब से मुस्तहार लेने का शुक्रिया, उसने जल कर कहा था। समामा मुस्कुराती रही। तन्वा, तुम मुझसे अपने मुस्तकबिल के बारे में जो पूछना चाहती हो एक एक करके पूछो, मैं जवाब देने की कोशिश करती हूँ। खुद से कुछ बताना बहुत मुश्किल है। दरअसल ये फ़न मैंने अपने अब्बू से सीखा। कोई बाकायदा तालीम तो नहीं ली, इसलिए हाथ देखकर मामूली बातें तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन मुश्किल हाथों को समझना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। तन्वा के हाथों की लकीरें बहुत पेचीदा हैं, इसलिए मुझे कुछ भी बताने में दिक्कत हो रही है। शायद मेरे अब्बू इसका हाथ देखते तो इसके मुस्तकबिल के बारे में सही रहनुमाई कर सकते थे। तुम तो हमसे पीछा छुड़ा रही हो। अब वैसे भी क्या लकीरें उलझी हुई हैं कि तुम कुछ बता ही ना सको, निम्रा ने ज़ोर देकर कहा। फिर अबीर और तन्वा भी इसरार करने लगे। तब समामा ने गहरी सांस भरकर तन्वा को देखा और तसल्लीआमेज़ लहजे में बोली, देखो तन्वा, मेरी बातों से परेशान मत होना। मैंने कहा ना, तुम्हारे हाथों की लकीरें उलझी हुई हैं। मुमकिन है मेरे अंदाजे गलत हो, लेकिन जितना मैं तुम्हारी लकीरों को पढ़ सकी हूँ, इनके मुताबिक तुम किसी परेशानी का शिकार होने वाली हो। ये परेशानी किस नौयत की होगी इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती, लेकिन ये तय है किसी न किसी मसले का सामना तुम्हें करना पड़ेगा, जिसके बड़े परेशान कुन नताइज भी सामने आ सकते हैं। मुमकिन है तुम्हारी पढ़ाई का सिलसिला भी रुक जाए। हद हो गई समामा, तुम तो तन्वा को परेशान कर रही हो, निम्रा ने कहा था। नहीं, मैं परेशान नहीं, खबरदार कर रही हूँ, समामा ने कहा। मैं इसीलिए नहीं बता रही थी कि ये परेशान हो जाएगी, हालांकि मैं कह चुकी हूँ, मेरा अंदाज़ा गलत भी हो सकता है। खैर तन्वा, तुम परेशान मत होना, बस नमाज बाकायदगी से पढ़ो और इस मुश्किल घड़ी के टल जाने की दुआ करो जो तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाली है। खुदा सब ठीक कर देगा। वो उसका कंधा थपथपाती उठ खड़ी हुई।
मामा एक सवाल का जवाब दो। माँ अबीर को कुछ ख्याल आया था, क्या तन्मा को उसका राइट मैन मिल चुका है? मामा ने पल भर को सोचा, फिर बोली नहीं, और अपने रास्ते चल दी। वो तीनों देर तक अपनी सोचों में उलझी रही। फिर तन्मा ने इस खामोशी को तोड़ा। मामा क्या कह रही थी? क्या सचमुच मेरी ज़िंदगी में कोई आने वाला है? उसका अंदाज सरासर खुद कलामी का सा था। झूठ बोल रही थी मामा, उसकी बातों को इतना मत सोचो, अबीर ने कतियत से कहा था। उसके झूठ का अंदाज़ा उसकी आखिरी बात से ही लगा लो, जबकि तुम्हारी मंगनी बचपन में ही हो गई थी। असल मामला कुछ यूँ है कि मामा इर्द गिर्द से इकट्ठी की हुई मालूमात फराहम करती है, लेकिन चूँकि तुम्हारी मंगनी के बारे में कॉलेज में कोई नहीं जानता, इसलिए उसने कह दिया। नहीं, तुम अपने सवाल पर भी तो गौर करो। तुमने राइट मैन का पूछा था, मंगनी का नहीं। निम्रा ने इख्तलाफ किया। बात तो एक ही है, अबीर बोली। फिर भी यार, मामा ने कुछ कहा है तो सच ही कहा होगा, यूँ ही तो वो कॉलेज में इतनी मशहूर नहीं है। निम्रा ने फिर कहा था। ऐसी शोहरत तो मैं भी तुम्हें हासिल करके दिखा सकती हूँ, अबीर बोली। मैं सबसे कहूँगी मैं भी पॉमिस्ट्री जानती हूँ, और जिस दिल लड़की का हाथ देखूँगी उसे पसंद की शादी होने की खुशखबरी सुना दूँगी। दुनिया में दौलत शोहरत की परसेंटेज खूब बढ़ा चढ़ा कर बता दूँगी, और सबसे अहम बात कि उनका शरीक हयात उनसे बहुत मोहब्बत करेगा। बस लड़कियाँ उसी में खुश हो जाती हैं। तुम देखना, कल तक मेरी धूम भी कॉलेज के हर कोने में होगी। शायद तुम ठीक कह रही हो, तन्वा ने कहा। मैं यकीनन ठीक कह रही हूँ, अबीर ने तहम्मुल से कहा। तुम उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो। कुछ लोगों की आदत होती है बिला वजह दूसरों को परेशान करके खुश होते हैं। मुझे मामा ऐसी ही लगी है। वो तन्वा को परेशानी के आसार से निकालना चाहती थी, सो कामयाब रही। आंगन में बाढ़ की तेज़ चमकीली धूप पिघले हुए सोने की तरह फैली हुई थी। ये दोपहर से कुछ पहले का वक्त था और आसमान गहरा नीला और चमकदार दिखाई देता था। दीवारों पर कहीं कहीं भूरी चिड़ियाँ फुदक रही थी, और एक भद्दा सा कौवा सुख चैन की आखिरी फिनिंग पर बैठा अपनी अयार आंखों से सूखने के लिए फैलाई हुई केरियों को ताक रहा था। जोहरा ने चाटी में लस्सी बनाने के लिए दही डाला ही था कि उसकी नज़र पड़ गई। वसाई जल्दी से उठ और इन अंबियों पे मलमल का कपड़ा डालकर किनारों पर पत्थर रख दे। इस मनहूस कौवे ने ज़रा सी भी चूंझ मार दी तो अचार बनने से पहले ही ख़राब हो जाएगा। वसाई पैर के अंगूठे में दारांतरी फंसाए मशाकी से साग काट रही थी। बीबी की एक आवाज़ पर सरत से उठी और झटपट हुक्म बजा लाई। बीबी, अगर कौवा चूंझ मार देता तो क्या होना था? वापस आकर उससे पूछा। ये बड़ी नहुसत की बात होती है। मेरी माँ की माँ बताया करती थी। तीन मोहम्मद की माँ बरामदे में बिछे तख्त पर चरगा रखे सूत काट रही थी। ये जवाब उसने दिया था। कौवा बड़ा लानती परिंदा होता है। कमबख्त ने भाई भाई को लड़वा दिया। इससे बुरी बात क्या होगी? और ज़्यादा दूर क्यों जाएं? मेरी आंखें देखिए। मेरी चचेरी बहन ने हांडी बनाते हुए अदरक दीवार पर रख दिया था। एक कौवा उसे अचक कर ले गया तो मेरी बहन ने अदरक का दूसरा टुकड़ा हांडी में डाल दिया। चाची को उसने पता न लगने दिया, और जो खबर हो जाती बुजुर्गों को तो उन्होंने हांडी ना पकने देनी थी। उस दिन खैर हांडी तो पक गई, लेकिन जो सालन खाता जाए वो चक्कर खा के गिरता जाए। मेरा चाचा दौड़ा हकीम को बुलाने। तब दादी बोली, बात कुछ और है। बड़ी अकल वाली औरत थी मेरी दादी। 7 गांव की औरतें आती थी उसके पास मशवरा लेने। तो जब दादी ने कहा बात कुछ और है तो मेरी चचेरी बहन लगी रोने और बताने लगी कि आज अदरक का टुकड़ा कौवा ले उड़ा था। बस ये पता लगने की देर थी। दादी ने अल्लाह बख्शे चाचे को रोक दिया और बोली किसी हकीम ने कुछ नहीं करना। अब कौवे की नहुसत पड़ गई इस घर पर। सारे जी मिलकर अल्लाह अल्लाह करो। नहुसत टलते ही सारों ने भले चंगे हो जाना। और वहीं बात हुई। इधर हमने यासीन की 10 सूरतें पूरी की, साथ में चारों कुल पढ़े तो सब उठकर बैठ गए। बस उसी दिन से ये बात हमारे पिंड में मशहूर हो गई कि जिस चीज़ को कौवा मुंह मार दे उसे इस्तेमाल ही ना करो। थोड़े दिन भूल जाओ। दीन मोहम्मद की माँ तफसील से बता रही थी। जोहरा का तो ध्यान ही ना गया था। यूँ भी ऐसी बातें वो अपने बचपन से सुनती आ रही थी। उस गांव में छोटी छोटी बातों और चीज़ों से अच्छे और बुरे शगन लिए जाते थे। तो हम परस्ती का यहाँ खूब चर्चा था। वसाई सिंह के किसी बेहद छोटे गोट से आई थी। वहाँ तो हम परस्ती और ज़ईफुल एतकादी का म्यार कुछ और था। तभी दिलचस्पी से सुन रही थी। साग कट गया वसाई? तीन मोहम्मद की माँ की बात ख़त्म होते ही जोहरा ने पूछा। कट चुका है तो उसे उबलने के लिए रख दे, फिर आकर ये चाटी भी ले जाना। मैंने वहीं दही डाल दिया। इसे घड़ोंची पर रख कर रिड़कना फेंटना शुरू कर, और सुन, शुरू में पानी न डाल देना वरना सारी लस्सी का नाश हो जाना है। वसाई चीज़ें समेट कर रसोई में चली गई। तीन मोहम्मद की माँ ने तीखी नज़रों से बहू को देखा जिसने उसके इतने दिलचस्प किस्सों की राह में हायल होकर उसे नाराज़ कर दिया था। लेकिन जोहरा के चेहरे पर किसी सोच का अक्स इतना गहरा था कि वो चौंक सी गई। क्या बात है बहू, मैं देख रही हूँ काम में तेरा ध्यान नहीं है। जोहरा फीकी सी हंसी हंस दी। कुछ नहीं अम्मा, बस यूँ ही। उसने इस तरह सामने रखी सराई मशीन में धागा डालते हुए कहा।
ना ना, कोई बात तो ज़रूर है। मैं कब से देख रही हूँ, अच्छी भली मशीन चलाते कुछ सोचने बैठ जाती है। मैं क्या अंधी हूँ, मुझे नज़र नहीं आता। सास ज़ईफ़ भी थी, नाजुक मिजाज भी। बस ऐसे ही अम्मा जन्नत के बारे में सोच रही थी। ज़ोहरा ने भला आखिर असल बात बता दी। जन्नत को क्या हुआ, अभी तो यहाँ खेल रही थी। मैं सोच रही थी अम्मा, छोटे बच्चे तो चोटें लगवाते ही रहते, ये फ़ारूक पर इतना गुस्सा ना करते तो बात ना बढ़ती। ख्वामख्वाह बहन भाई के दरमियान फासला आ गया। उसने रंजीदगी से कहा था। हाँ, तीन मोहम्मद की माँ ने अफसुर्दगी से गहरी सांस भरी। मेरी बेटी को ससुराल में जाने की क्या कुछ सुनना पड़ा होगा। उसके तो शौहर का हाथ भी अकल की तरह ज़रा तंग है। क्या था जो बात को वहीं ख़त्म कर देता। माफ़ करना अम्मा, बहाजी की तो कोई गलती ही नहीं थी। वो तो बात ख़त्म ही कर रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी की सुनी ही नहीं। फ़ारूक को इतना मारा, फिर भाजी से ज़बान चलाई और तो और ज़ुबैदा बाजी को भी बुरा भला कहा। मुझे लगता है इनकी नाराज़ी जायज़ है। अगर आपके बेटे ने ठंडे दिमाग से काम लिया होता तो बात इतनी बढ़ती ही नहीं। ज़ोहरा डरते डरते और किनकियों से सास का चेहरा जांचते हुए बोल रही थी। भले ही ज़ोहरा के साथ उसका रवैया बहुत अच्छा था, लेकिन बेटे के बारे में दी गई कोई भी राय उसे खफा करने का सबब बन सकती थी। तू ठीक कह रही है ज़ोहरा, दीन मोहम्मद ही अपने गुस्से पर काबू कर लेता तो बात इतनी ना बिगड़ती। बच्चों के झगड़े में मेरी बेटी छूट रही है, मैं किससे अपना दुख कहूँ। माँ, आप माँ है, हुक्म भी दे सकती। मैं कह रही थी आप उनसे बात तो करें। अभी तो ज़्यादा दिन भी नहीं गुजरे, हम जाकर ज़ुबैदा बाजी और भाजी से माफ़ी मांग लेते। बच्चों के झगड़े के पीछे रिश्ते तो नहीं तोड़े जा सकते ना। दीन मोहम्मद की ज़िद मैं जानती हूँ ज़ोहरा, वो कभी भी नहीं मानेगा। दीन मोहम्मद की माँ ने मायूसी से कहा। ये क्या बात हुई अम्मा, आप बात तो करें। मैंने भी उनसे कहा था, लेकिन मेरी बात की तो कोई अहमियत ही नहीं है। आपकी बात तो सुन लेंगे। ले, जल्दी ना हो तो। दीन मोहम्मद की माँ ने अपने माथे पर हाथ मारा। वो सुन लेगा, वो मेरी भी मगर करेगा अपने दिल की। वैसे भी जब बात जन्नत की हो तो उसे कुछ नज़र नहीं आता। जन्नत से मुझे भी बड़ी मोहब्बत है, इकलौती पोती है मेरी। मगर सच कहूँगी, औलाद की मोहब्बत में पागलपन नहीं करना चाहिए। आज बेटी के पीछे एक रिश्ता छोड़ा है, कल को पूरी बरादरी छोड़ देगा। बेटी के बाप को ऐसी बातें नहीं जचती। सयाने कहते हैं जिसकी बेटी पैदा हो उसे वक्त से पहले सयाना हो जाना चाहिए। दीन मोहम्मद इसी तरह सबसे नाराज़गियाँ मोल लेता रहा तो कल को बेटी का बर कहाँ से ढूंढेगा। बेटी बहनी नहीं है क्या, सारी हयाती घर में बिठा कर रखनी है क्या। बेटी के मुकाबिल बेटी थी, तभी दीन मोहम्मद की माँ इतना बोल रही थी, मगर ना अपनी औलाद के खिलाफ वो एक लफ्ज़ बर्दाश्त ना करती थी। यही बात, बिल्कुल यही बात ज़ोहरा ने सरत से कहा था। मैंने भी आपके बेटे को समझाने की कोशिश की थी, मगर वो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं। कहने लगे मैं ऐसा लड़का ढूंढूंगा जो इसी घर में रहे, हमारी जन्नत को रुखसत होकर कहीं और ना जाना पड़ेगा। हक हाँ, अब दीन मोहम्मद बेटी के पीछे सारी बरादरी में नाक कटवाएगा। माँ ने सर दाएं हाथ में गिरा लिया। आप समझाओ ना अम्मा। लो, मेरी कहाँ सुनता है। 1000 मरतबा समझा चुकी हूँ, लड़की ज़ात है, इतने चाव लाड ना कर कि कल को संभाले ना जाए। मगर दीन मोहम्मद की मोटी अकल कुछ नहीं समझता, वो खुद भरी जली बैठी थी। आज खूब दिल की भड़ास निकाली। सुन ज़ोहरा, एक बात आज मेरे पल्ले से बांध ले। बाप के ज़िम्मे औलाद को कमा कर खिलाना है, जबकि तरबियत पूरी की पूरी माँ की जिम्मेदारी समझदारी है ना मेरी बेटी। मेरी बात, बाप औलाद को खिलाए पिलाए, नाज नखरे उठाए, अच्छी बुरी सब माने, लेकिन जो ही तरबियत में कोई झोल दिखाई दे दुनिया माँ को कोसती है। तू भी समझ ले, तुझे भी प्यार मोहब्बत के साथ साथ जन्नत की ऐसी तरबियत करनी है कि दुनिया को उंगली उठाने का मौका ना मिले। उल्टा जो देखे वो तारीफ़ करे कि इकलौती बेटी को माँ की तरबियत ने हीरा बना दिया। समझ ले, हर अच्छी बुरी तूने ही उससे सिखानी है। कभी ये ना सोचना जो भूल चूक तुझसे रह गई उसे दीन मोहम्मद संभालेगा। मर्द कभी नहीं समझता कि मेरे लाड प्यार ने औलाद को बिगाड़ दिया। इल्ज़ाम हमेशा औरत की आस के सर आता है, कोसा उसे जाता है। तू भी समझ ले, इस मामले में किसी ने तेरा साथ नहीं देना। ये काम तुझे अकेले ही करना पड़ेगा। ये 100 आने की बात थी जो मैंने तुझे सुन्नत में बता दी है। कभी याद करेगी कि सास ने गुर की बात बताई थी। दीन मोहम्मद की माँ ने सचमुच गुर की बात बता दी थी। अम्मा ने बिल्कुल सही कहा है। मैं जन्नत को हर अच्छी बात समझाऊंगी। जहाँ उसके बाप की मोहब्बत उसे बिगाड़ने का सबब बनेगी, वहाँ मैं उसे संभाल लूँगी, संवार लूँगी। माँ और होती किस लिए। उसने मुस्कुराते हुए अपनी पूर्णम आंखों के साथ आंगन की तरफ देखा, जहाँ बाढ़ की तेज़ चमकीली धूप पिघले हुए सोने की तरह फैली हुई थी। उसी वक्त सुख चैन की शाख पर बैठे कौवे ने पर फैलाकर केरियों की तरफ उड़ान भरी थी। ज़ोहरा ने वहीं बैठे स्टील की कटोरी उसे खींच कर मारी। कटोरी दीवार से टकराकर ज़मीन पर गिरी और गोल गोल घूमती साकित हो गई। कौवा बदहवास होकर अपनी भद्दी आवाज़ में चीखता और भारी पर फड़फड़ाता आसमान पर गायब हो गया।
लो अम्मा, नहुसत तो दूर कर दी है मैंने, ज़ारा ने खनकते लहजे में कहा और मंदी मंदी आंखों से आसमान की तरफ देखने लगी। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।